जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी शिक्षकों का मैं अंकित पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर टेट के अंतर्गत शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रश्नों पर हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आज का यह वीडियो शिक्षण कौशल से संबंधित होगा। कौशल शब्द, जो कौशल शब्द है, कौशल शब्द का अर्थ होता है कार्य में कुशलता, और यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण कौशल, यानी शिक्षण कार्य में कुशलता ही शिक्षण कौशल कहलाता है। वास्तव में शिक्षण कौशल एक कला है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। वास्तव में सीखने में शिक्षण कौशल बहुत ही सहायक होते हैं और शिक्षण कौशल एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य में कुशलता, यानी शिक्षण कार्य में कुशलता ही शिक्षण कौशल कहलाती है। दोस्तों, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, उस शिक्षण प्रक्रिया में अगर कक्ष में शिक्षक शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर रहा होता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी होती है। उसके जो बालकों तक उसके अधगम है वो अधगम अच्छे से हो पाता है, यानी अधगम में भी ये सहायक होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षण कौशल की संख्या की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलन एवं रायन ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। कितने बताए हैं? 14। प्रोफेसर बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए हैं। कितने? 13। और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने 15 शिक्षण कौशल बताए हैं, आपको याद रखना है। और कई अन्य मनोवैज्ञानिकों ने और प्रोफेसर जंगीरा ने 20 शिक्षण कौशल बताए हैं। किंतु सबसे ज्यादा आपको याद रखना है एलन एवं रायन का, क्योंकि अगर किसी का लिखा ना हो परीक्षा में कि किसके अनुसार पूछ रहा है तो आपको शिक्षण कौशलों की संख्या 14 ही मानकर चलनी है, जो कि एलन एवं रायन के द्वारा है। यहाँ पर हम लोग एक समझ चुके हैं कि शिक्षण कौशल होता क्या है। शिक्षण कार्य में कुशलता शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अधगम में सहायक होते हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षण कार्य का आधार होते हैं शिक्षण कौशल। मित्रों, तो अब हम लोग एक एक शिक्षण कौशल को, जो प्रमुख शिक्षण कौशल है, उनको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रथम प्रमुख शिक्षण कौशल। इसमें हमारा पहला आप देखिए प्रस्तावना कौशल। लिखा हुआ है प्रस्तावना कौशल। जब आप कक्ष में किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को पढ़ा रहे होते हैं तो शिक्षण की जब आप शुरुआत करते हैं, पढ़ाने की जब आप शुरुआत करते हैं, तो आपका पहला चरण जो होता है वो प्रस्तावना कौशल होता है। क्योंकि आपको जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी बालकों को देनी होती है और यही कहलाता है प्रस्तावना कौशल। पूर्व ज्ञान, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बालकों में जो पूर्व ज्ञान है और उस चैप्टर में, उस पाठ में बालक जो पढ़ेगा, तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़कर विषय वस्तु को एक रुचिकर, इंटरेस्टेड बनाना ही प्रस्तावना कौशल होता है। पाठ के प्रति बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाना और तत्परता को बढ़ाना, यही प्रस्तावना कौशल में एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट हमें किसी पाठ को नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसकी भूमिका बनानी है पहले, और भूमिका बनाने के बाद उस पाठ के प्रति, उस चैप्टर के प्रति बालक की रुचि, बालक की तत्परता को उत्पन्न कर देना है, बालक की जिज्ञासा को उत्पन्न कर देना है। तो ये जो कौशल है वो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र की ओर चलता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान बालक को उस चैप्टर से संबंधित पिछली कक्षा में उसने कुछ पढ़ा होगा, उस पूर्व ज्ञान से इस नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। अगला है मित्रों उद्देश्य कथन कौशल। दूसरा कौशल है मित्रों उद्देश्य कथन कौशल। प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होता है वो उद्देश्य कथन कौशल होता है। क्योंकि प्रस्तावना कौशल में आपने बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है और अब वो जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है नवीन ज्ञान के कारण, उस जिज्ञासा को उद्देश्य कथन कौशल के द्वारा शिक्षक द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा बालकों में उत्पन्न जिज्ञासा को संतुष्ट करना ही उद्देश्य कथन कौशल है। प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का जो दूसरा चरण आता है, अगला चरण आता है, वो उद्देश्य कथन कौशल है। इसमें पाठ के उद्देश्यों को, पाठ का जीवन में क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में उसकी क्या व्यवहारिकता में उपयोग है और विषय वस्तु या पाठ को सिखाने का क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। जैसे
यहाँ पर उद्देश्य कथन इसी दिशा में ये क्या करता है, कार्य करता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न कौशल। अगला क्या है मित्रों, प्रश्न कौशल। शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षण कार्य आगे बढ़ता है वो प्रश्नों की श्रृंखला में ही आगे बढ़ता है। कक्षा में केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको छात्रों की बीच बीच में मूल्यांकन, छात्रों का सहयोग, सहभागिता चाहिए। उसके लिए आपको प्रश्न कौशल का उपयोग करना होगा और एक अच्छे शिक्षक को अच्छे प्रश्न करना भी आना चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न स्तर के अनुकूल होने चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए, चिंतन पर आधारित होने चाहिए, बहुत कठिन नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो पाठ से संबंधित हो और जिसका सटीक स्पष्ट दो अर्थी प्रश्न नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है, यह भी याद रखें कि प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना बहुत ही जरूरी है। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है थिंग्स। क्या नाम है? थिंग्स। तो थिंग्स महोदय कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। दोस्तों, यह है आपका प्रश्न कौशल। प्रश्न पूछने की कला शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। अभी तक दोस्तों ने, आप लोगों ने टीचर्स एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो तो टीचर्स एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला है व्याख्या कौशल। अगला क्या है मित्रों? व्याख्या कौशल। पाठ में व्याख्या कौशल क्या है दोस्तों? जब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं और पाठ में कठिन या क्लिष्ट जटिल अवधारणा आ जाती है जो बालकों को समझ में नहीं आती है, तो शिक्षक क्या करता है, उस क्लिष्ट, उस जटिल अवधारणा को सरल शब्दों में समझाता है। जब सरल शब्दों में ऐसा करने पर भी समझ में नहीं आती है तो शिक्षक उदाहरण देकर समझाता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो उसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको, बालक को तभी समझ में आएगा जब अवधारणा बहुत ही सरल शब्दों में होगी, किसी उदाहरण से उसको समझाया जाए तब उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो शिक्षक पाठ का संपूर्ण एवं गहन ज्ञान रखता हो, इसके लिए क्या जरूरी है? व्याख्यान कौशल के लिए जरूरी है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण गहन ज्ञान रखता हो, क्योंकि अगर बालक को एक तरीके से समझ में नहीं आया तो आपको तरह तरह के उदाहरण देने होंगे, आपको धारा प्रवाह में उसको बताना होगा, समझाना होगा और उन अवधारणाओं को सरल शब्दों में आपको स्पष्ट करना होगा। तो आपको इस बातों को याद रखना है। टीचर्स जो बोल रहा है उसके बोलने में धारा प्रवाह होनी चाहिए। व्याख्यान कौशल में जरूरी है कि बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर लिया जाए। यहाँ पर छात्रों की सहभागिता दिखाई देनी चाहिए और जो भी आप बोल रहे हैं वो तारगम्य तरीके से बोलिएगा, यानी फ्लो में बोलिएगा। कभी बीच में आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की भांति आपको कार्य करना होगा और बालकों को किसी भी प्रकार उनकी समस्या का समाधान करना होगा। ये व्याख्या कौशल होता है। आपने व्याख्यान कौशल में पढ़ा है कि उदाहरण देकर समझाना, तो उदाहरण देकर समझाते हैं तो उसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। उदाहरण देकर समझाने को ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। और आपने ये पढ़ा होगा आगमन विधि, और आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, यानी पहले उदाहरण देंगे और फिर उस उदाहरण के जरिए आप सिद्धांत या नियम को बताएंगे। तो उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि पर यह कार्य करता है। दृष्टांत कौशल यानी उदाहरण कौशल के द्वारा शिक्षक शिक्षण को बोधगम्य व सरल बनाता है। उदाहरण ऐसा हो जो जीवन से जुड़ा हो, उदाहरण की भाषा सरल हो, उदाहरण प्रत्यक्ष हो और उदाहरण मूर्त हो। मूर्त का मतलब जो दिखाई देता हो, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना देता हो। तो उदाहरण मूर्त होना चाहिए, उदाहरण दो अर्थी ना हो और उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा होना चाहिए, जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हो जो विषय वस्तु से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो। यह था दृष्टांत कौशल। अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल।
तो मित्रों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब है कि जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो उसके चेहरे का हाव भाव, उसके खड़े होने का तरीका, उसके हाथ हिलाने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं, प्रभावित करती हैं कक्षा कक्ष को। विषय वस्तु नीरस नहीं लगनी चाहिए बालकों को। आवाज, जब शिक्षक बोल रहा है तो आवाज में उतार चढ़ाव, जैसी जहां पर भावना हो आवाज को वैसा ही उतार चढ़ाव देना होगा। चेहरे का एक्सप्रेशन, चेहरे का भाव आपका जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार का पाठ है, जहां दुख है वहां दुख जैसा, जहां हंसी जैसा, जैसा आपका एक्सप्रेशन होगा पाठ में वैसा ही आपके चेहरे का भाव होना चाहिए। कभी कभार शिक्षक बीच में कक्षा में मौन हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि बालक उसका रिएक्शन दे, उसकी प्रतिक्रिया दे, तो मौन, कुछ समय के लिए मौन होना भी जरूरी होता है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच वार्तालाप लगातार होता रहना चाहिए उस टॉपिक से संबंधित जो आप पढ़ा रहे हैं। बीच बीच में हंसी का माहौल भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा ना हो कि विषय वस्तु नीरस लगने लगे। यही होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। श्यामपट्ट कौशल अगला है मित्रों, श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल जो है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक का सच्चा मित्र जो होता है वो श्यामपट्ट होता है, और शिक्षण का यह जो कौशल है वो विकासात्मक कौशल भी कहलाता है। शिक्षक को श्यामपट्ट के हमेशा बाएं खड़े होना चाहिए। कहाँ खड़े होना चाहिए? बाएं ओर खड़े होना चाहिए और 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। इससे श्यामपट्ट कौशल से क्या लाभ है? श्यामपट्ट कौशल से आप जानते हैं कि श्रवण इंद्रियां, बालक की जो श्रवण इंद्रियां हैं और नेत्र इंद्रियां हैं वो दोनों ही सक्रिय रहती हैं। श्रवण इंद्रियां और नेत्र इंद्रियां दोनों ही सक्रिय रहती हैं और बालक रुचि भी लेता है और कक्षा को प्रभावी भी बनाया जा सकता है। श्यामपट्ट कौशल बहुत ही जरूरी था। अगला है पुनर्बलन कौशल। जैसा कि आप नाम सुन पा रहे हैं, पुनर्बलन कौशल बालकों के अच्छे प्रदर्शन पर उन्हें प्रोत्साहन करना, शाबाशी देना, यही है पुनर्बलन कौशल। जैसे अब अगर कोई बालक अच्छा प्रदर्शन करता है और आप चाहते हैं कि वो बालक लगातार ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन करता रहे तो आप उसे शाबाशी दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसे आप कोई पुरस्कार दे सकते हैं। पुरस्कार में आप किसी भी प्रकार का उसको पुरस्कार दे सकते हैं, तो छात्रवृत्ति या पुस्तकें आदि देकर भी आप उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत पुरस्कार आएगा, प्रशंसा आएगी, शाबाशी आएगी, और ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत डांटना, फटकारना बालक को। अगर बालक कोई गलती करता है तो उसे डांटना, फटकारना, ये आपका ऋणात्मक पुनर्बलन में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छात्र सहभागिता कौशल। और छात्र सहभागिता कौशल का क्या मतलब है? जब छात्रों का आपको सहयोग चाहिए, क्योंकि कक्षा तब तक प्रभावी नहीं होती है, तब तक सफल नहीं होती जब तक छात्र उसमें सहयोग नहीं करते हैं। तो छात्रों के सहयोग के लिए आप उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे पाठ को पढ़वा सकते हैं, खेल, गीत, कविता के द्वारा चित्र बनवाकर उन्हें उनका इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, रिक्त स्थान देकर और आप उनका इंटरेस्ट जागृत, वाक्य की पूर्ति की जा सकती है। यानी छोटे वाक्य अधूरे छोड़ दें तो वो उसको पूर्ति करेंगे, तो आप उसको भी करके क्या कर सकते हैं? छात्रों का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि कक्ष में छात्रों का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है। आप चाहे गीत, संगीत व कविता के माध्यम से सहयोग लें, या प्रश्न पूछकर सहयोग लें, या चित्र बनवाकर सहयोग लें, या रिक्त स्थान की पूर्ति करवाकर आप सहयोग ले सकते हैं, या छूटे हुए अधूरे वाक्यों को करवाकर भी आप क्या कर सकते हैं? सहयोग ले सकते हैं। अगला है मित्रों पुनरावृत्ति कौशल। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ने के बाद यदि उसका अभ्यास, यदि उसकी पुनरावृत्ति ना की जाए तो क्या होता है? वो विस्मृत हो जाता है। इसीलिए पुनरावृत्ति बहुत ही जरूरी है, और थॉर्नडाइक ने अपने अभ्यास के नियम में ये कहा भी है। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायीकरण कौशल, स्थायीकरण कौशल भी कहा जाता है। और पुनरावृत्ति का मतलब है ये है कि रिवीजन करना। इससे होता क्या है कि रिवीजन के दौरान जो आपकी कमियां, जो त्रुटियां रह गई हैं वो दूर हो जाती हैं, और जो
पुनः आपकी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। तो दोनों काम, समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और जो गलतियां, जो त्रुटियां हुई हैं उनका भी निराकरण हो जाता है। तो पुनरावृत्ति कौशल भी जरूरी है। अगला है शिक्षण सामग्री कौशल। देखिएगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कक्ष में शिक्षक क्यों करता है? ताकि प्रभावशाली हो, इंटरेस्टेड हो कक्षा। तो यहाँ पर शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है। श्रव्य सामग्री जिसके अंतर्गत ऐसी सामग्रियां आती हैं जिनसे हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो इसमें आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर इसमें आ जाएगा, ऐसी सामग्रियां जिनसे हम सुन सकते हैं। दूसरा होगा आपका दृश्य सामग्री, ऐसी सामग्रियां जिनको हम केवल देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल, चार्ट, ग्लोब, ये सारी चीजें दृश्य सामग्री में आएंगी। और तीसरा होगा आपका ऐसी सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों कंबाइंड करके। तो ये वो सामग्रियां होती हैं जिनसे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन, कोई नाटक, नौटंकी या कोई अभिनय। तो इस प्रकार ये क्या होगा? श्रव्य दृश्य सामग्री। तो शिक्षण सामग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, तो इनका भी प्रयोग कक्षा में शिक्षण करता है। कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल का मतलब होता है अपने, जब शिक्षक बोल रहा है, अपनी बात को, विचारों को प्रदर्शन कर रहा है, रख रहा है, तो बहुत ही जरूरी है कि बालकों को वो समझ में आ रहा हो। तो आपका कम्युनिकेशन, संप्रेषण बालकों के साथ कितने हद तक अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा समझाएं, यदि बालकों को समझ में नहीं आ रही है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, तो आपका समझाना व्यर्थ हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल बहुत ही जरूरी है। अगर आवश्यक हो तो आप बालकों की मातृभाषा में समझाएं, किंतु किसी भी तरीके से समझाएं, बालकों को समझ में आना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में भी आप समझा सकते हैं। अगला है परीक्षण कौशल। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षण कौशल बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए अपने चैप्टर को, अपने विषय को पढ़ाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो परीक्षण करना ही होता है। और परीक्षण करने के रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन जिसे आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? परीक्षण कौशल बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर सप्ताह में आप टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट जिन्हें बोलते हैं, मंथली आप टेस्ट लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। ये समय समय पर आप टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि हमें उसके मापन और मूल्यांकन का पता चल सके। छात्रों के मापन और मूल्यांकन की छात्र ने कितना सीखा, छात्र अपने ELM तक यानी अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम स्तर है, न्यूनतम अधिगम स्तर, उसको प्राप्त करना बालकों के लिए बहुत जरूरी होता है। और परीक्षण कौशल के द्वारा हम बालकों की मूल्यांकन एवं मापन ही करते हैं कि बालक ने कितनी हद तक अधिगम प्राप्त किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाएं। शिक्षण कौशल नाम के ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक था, तो ये खत्म होता है। पुनः हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।